नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो क्लास 12th का हिंदी मीडियम फिजिक्स के लिए जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे का भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, खासकर स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चे, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लासेस चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो टॉपिक क्लियर कर लिया था, उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो पढ़ना है जो टॉपिक, वो इतनी सारे ही टॉपिक को पढ़ना है कि एक लेक्चर में उसको क्लियर करना संभव नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले कि आज की क्लास में हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का दोनों क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे अभी आखिरी क्लास में, उसका नाम था वैद्युत क्षेत्र। जी हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हम लोगों ने इस दौरान पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का फॉर्मूला होता है F/Q0। ठीक है, टेस्ट चार्ट जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एक बिंदु आवेश के द्वारा, किसके द्वारा? अगर एक बिंदु आवेश हो और उसके द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है K/Q मॉड के अंदर A/R²। हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ रखी थी। ठीक है, अब सवाल आता है, एक बिंदु आवेश के द्वारा तो आप लोगों ने पढ़ा दिया, बट अगर मुझे एक नहीं एक से अधिक के द्वारा जानना हो तो मैं क्या करूंगा? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, बहुल बहुल बिंदु आवेशों के द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो एक के द्वारा निकाल दिए थे, आज एक से अधिक के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले एक से अधिक के द्वारा हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बड़ी आराम आराम से समझिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलिए एक आवेश लिया Q1, दूसरा आवेश लिया Q2, तीसरा आवेश लिया Q3। ठीक है, इस तरह मैंने बहुत से आवेश ले लिए। ठीक, तो ये अलग अलग आवेश है। आपको पता है कि जब भी कोई बल निकाला जाता है तो दो आवेशों पे निकाला जाता है, एक आवेश ने दूसरे पे लगाया या दूसरे ने पहले पे लगाया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हमें क्या लगाना हो, बोलिए, अगर हमें क्या लगाना हो? अगर हमें लगाना हो वैद्युत क्षेत्र, तो कभी भी बिंदु पर लगता है, कुछ दूरी पर लगता है। एक आवेश है और उससे कुछ दूरी पर, तो यहाँ पर एक नहीं बहुत सारा आवेश है और उससे कितनी दूरी पर? तो मान के चलिए एक पी बिंदु है। ठीक, तो पहले वाले ने R1 इस पर मान के चलिए इधर की ओर लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के द्वारा, दूसरा वाला लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा वाला लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे के द्वारा। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या मिलेंगे, बहुत सारे ने मिलकर क्या किया, इस एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, तो अब क्या कहता है, अब ये क्या कहता है कि इस एक बिंदु पर इन आवेशों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र लगाया है, उस सारे क्षेत्र को जोड़ दीजिए। एक बिंदु पर जितने क्षेत्र है सभी को जोड़ दीजिए। बट कैसे जोड़े, किस तरह से जोड़े? क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि यह कोई अदिश राशि नहीं है, बल्कि एक सदिश राशि है, और सदिश का जोड़ सदिश के तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल वैद्युत क्षेत्र इस पी बिंदु पर कितना होगा, तो आप कहिएगा पहला को जोड़ दीजिए, दूसरा को जोड़ दीजिए और तीसरा को जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह अगर 4-5 होता तो 4-5 को भी हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, बस हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि इसी का एक और नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो कोई पूछेगा भैया ये क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आपको लिखना है इसके नीचे। तो इसको ये पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में 2013 में पूछा है। क्या मैं एक बार साल देख के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है, तो आप कहिएगा बहुल आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लगता है, उस कुल बिंदु कुल वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है
इस सारे बिंदु आवेशों के द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए कहते हैं। तो लिखिए, तो मैं लिखवा देता हूं एक बार, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के द्वारा, किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के, बहुल आवेशों के द्वारा लगने वाले, लगने वाले वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के, ठीक है। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की थियोरी खत्म कर ली। बट केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने होंगे। तो चलिए, हम लोग न्यूमेरिकल के लिए सबसे अच्छी बुक आपके पास एनसीईआरटी है, कई सारे न्यूमेरिकल के पर्दे को खोल देगी। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर पहला में हम लोगों को न्यूमेरिकल की तरफ चलना है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जो कल की क्लास पे आधारित है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कल आपसे कहा था कल की लेक्चर में कि बच्चों कल मैं आपको एनसीईआरटी के कल के टॉपिक पे क्वेश्चन को करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का 1.7 क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ क्लास 12th में। कोई इलेक्ट्रॉन 2.10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो हमें आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर मिल गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1.7 का, ठीक है। तो आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यानी ई का मान मिल गया है कितना, 2.0 10 के पावर 4, 2.0 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया। और इसकी दूरी है 1.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है वो कितना ट्रेवल करना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए, जो दूरी की वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि क्षेत्र परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए। तो पक्की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो ये प्लस उसको खींच रहा होगा। अगर हमको प्रोटॉन को गिराना होगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अगर यही वाला प्लस यहाँ तो कहीं नीचे गिरता नहीं, तो धक्का देता ऊपर चला जाता। तो अगर नीचे गिराना तो पक्की बात है उल्टा करके इसको उत्क्रमित करके यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन को गिराया तो नीचे प्लस, प्रोटॉन को गिराएंगे तो नीचे माइनस। तो यही बात वो कह रहा है। कह रहा है यदि प्रोटॉन को उतनी ही दूरी से गिराया जाए, ठीक है, समझ में आ गया हमको। तो दोनों के गिरने में समय की गणना करें। तो इसमें दो सवाल है, एक बात तो समय कह रहा है, दूसरी बात गुरुत्वाकर्षण। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले समय की गणना करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार बात हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, और एक बार बात की गई है प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना होता है, क्यू कितना होता है। तो आवेश के पास जो क्यू होता है वो होता है 1.6। कहिएगा सर माइनस में होता है, यहाँ परिमाण से काम चलाना है क्योंकि मोड लगता है, आपको पता है ना, इस चैप्टर में सारा जगह मोड लगा होगा। अच्छा, और मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर, तो 9.1 10 के पावर -31 kg, ठीक है। ये हमारा प्रोटॉन पे मास, इलेक्ट्रॉन पे मास हो गया। हमें कह रहा है टाइम निकालने के लिए। तो एक बात बताओ, जब कोई भी चीज गतिमान होती है, ठीक है, तो गतिमान के जब वो भी एक समान, देखो यहाँ बोल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो मतलब एक समान यहाँ पर त्वरण होगा। तो यहाँ पर ऐसे हालात में आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर टाइम निकालना है तो S बराबर ut प्लस हाफ AT² ठीक है।
लेकिन शुरुआती स्पीड को 0 मान लेना चाहिए। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो कहीं से भी हमको एस का मान तो यहाँ पता ही 1.5 है, लेकिन ए का मान नहीं पता है। तो कल की क्लास में मैं आपको ए निकालना सिखाया था कि प्यारे बच्चों, यदि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, वैद्युत बल। और वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है क्यू ई, और उसके गति के कारण जो फॉर्मूला होता है बल का, वो होता है एफ बराबर ए में। तो जब दोनों को बराबर कीजिएगा क्यू ई को एम ए के, तो ए बराबर क्या मिलेगा, तो ए बराबर मिलेगा क्यू ई बट्टे एम। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ से ए का मान निकाल लिया। तो एस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ, और ए की जगह क्यू ई बट्टे एम, और इंटू किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप हमको जरा बताइएगा, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कैमरा में आपको दिख जाएगा। तो आप बताइए, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दो उधर चला जाएगा, 2 गुने एस, और ये एम भी इधर आ जाएगा, गुने इलेक्ट्रॉन का मास, और क्यू ई नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या चढ़ जाएगा अभी। ठीक है, आप कहिएगा इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए, एस का मान यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 मीटर से भाग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 100 से भाग दीजिएगा, यही ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो आप हमको वैल्यू रख के बताइए, तो कितना आता है, 2। एस का मान कितना है, 1.5। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1, 10 के पावर -31। क्यू का मान 1.6, 10 के पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ दिया हुआ है, 2 गुने 10 के पावर 4। ठीक, अब आप क्या कीजिए, सारे संख्याओं को एक तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ देखिएगा, अगर थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, क्या ये दिख रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 से 1.6 अप्रोक्स में कट जाएगा, और यहाँ पे 9 है, और जब ये 9 बाहर निकलेगा तो 3 कहलाएगा रूट से। अप्रोक्स में काट रहे हैं, गुने पावर देखिए कितना है, तो पावर देखिए यहाँ पे -2 -31, तो यहाँ हो जाएगा 33, और ये कितना है, 19 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 15। तो ऊपर 33 से नीचे 15 है, तो अगर -33 में से 15 यदि चला जाएगा प्लस में, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻, देखिए तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 18, यानी 10 के पावर -18। बाहर निकलेगा तो अप्रोक्स में आ जाएगा 3 × 10 के पावर -9 सेकेंड। ठीक है, इतना के अप्रोक्स में आ जाए, अप्रोक्स में आ जाएगा, हो सकता है तो हम लोग के बाद कुछ चला जाए। तो देखो 9 दूनी 18 होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो पावर का पावर, तो उस 2 से स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, इतना। तो इतना मैंने अप्रोक्स में आपको निकाल कर दे दिया। ठीक है, ये निकाला मैंने इलेक्ट्रॉन का। किसी को प्रोटॉन का निकालना होगा तो वो भी ऐसे निकाल सकता है, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे निकाल सकता है। तो टी बराबर देखिए तो क्या फॉर्मूला होगा, √2 गुने दूरी सेम है, मास यहाँ प्रोटॉन का होगा, चार्ज प्रोटॉन का होगा, और ई का मान तो क्यू है। अब आप एक बात बताइए, टाइम यहाँ निकालना है, ये टाइम इलेक्ट्रॉन का निकला है, अब आप टाइम प्रोटॉन का निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × एस का मान कितना होता है, 1.5, दूरी दूरी बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है ये, 10 के पावर -2। मास प्रोटॉन का मास होता है 1.6, 10⁻⁻27 kg, बट्टा प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6, 10⁻⁻19। ठीक है, और ये ई का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴ ठीक है, तो अब देखिएगा 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Tp = 1.5। ठीक है, गुने ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -29, और ये ऊपर जाएगा तो 19 में से 4 घटेगा तो 15, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +15। ठीक है, ये अप्रोक्स में 16 डाल लीजिए, यहाँ पे आपको 1.5, और गुने 10 के पावर आ जाएगा -14, तो यही आपका किसका हो जाएगा, टीपी का मान। तो आप लोगों ने देखा कि हमने एक बार किसका मान निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का, एक बार किसका मान निकाल लिया, प्रोटॉन का। और प्यारे बच्चों, इसी में
आपको एक एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा कि भैया इसी क्वेश्चन में एक और सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये एनसीईआरटी का, बच के लोग भाग जाते हैं वो अलग बात है, बट है बहुत अच्छा सवाल। तो कह रहा है कि हमको एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन की तुलना करवाइए गुरुत्वाकर्षण के साथ। तो आप बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही देख लीजिए, कह रहा है कि इस परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो मुक्त पतन होता है, जिसमें जी का मान 10 लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण में जो मुक्त पतन होता है उसको अप्रोक्स में जी का मान क्या लेते हैं, 10। उसके तुलना में ये जो पतन हो रहा है, इस पतन का क्या तुलनात्मक कुछ वैल्यू हो सकता है? तो एक काम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का तो जी हमको पता है कि 10 होता है, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाते हैं। तो बताइए क्या फॉर्मूला है, क्यू ई बट्टे एम। तो क्यू, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का क्यू का मान 1.6 10 के पावर -9, और ई का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर 4, और मास इलेक्ट्रॉन का कितना है, 9.1 10 के पावर -31। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा ए ई। तो जब आप इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे चीटिंग कर लेता हूँ, 3.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.1 10 के पावर ऊपर बढ़ जाएगा -15, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +31। ठीक है, +31, ये कट जाएगा अप्रोक्स में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और 10 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 6, एक घट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो अप्रोक्स में देखिएगा तो ये आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 0.33, और 10 के पावर 16, इसको ठीक से लिखिएगा तो ए बराबर लिख सकते हैं 3.33 10 के पावर 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ रहा है 10 के पावर 15, और गुरुत्वाकर्षण का है मात्र 1। तो बताइए क्या इसकी कोई तुलना हो सकती है इससे? नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है नहीं, इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है वो बहुत कम है, और जो ये वैद्युत क्षेत्र का जो त्वरण है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक सवाल थे, ये सब सवाल बनाता कहाँ है कोई, सब तो एनसीईआरटी को छोड़ के भाग जा रहा है, जिसको लगता है कि पता नहीं क्या अपने हिसाब से चीजों को सेट करना। अब यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी का ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आप देखिए, इस सवाल को ढंग से बना लीजिएगा तो आपको पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा पढ़ा के और थ्योरी पढ़ा भगा दे, आपको न्यूमेरिकल से भी मेहनत करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही वो चीज है जो आपके लेवल को लेवल अप करेगा, आपके जो नॉलेज है उसको बूस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी का है, एक बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है जिसके परिमाण इतना और इतना है, मतलब एक के परिमाण प्लस है और एक के परिमाण माइनस है। तो मैं यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ कि Q1 के परिमाण प्लस में है, ओके, और Q2 के परिमाण किसमें है, माइनस में है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो दूरी है उसकी वो दी गई है, तो दूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी हमें इस पिक्चर में दे ही दिया हुआ है, और ए बी सी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब ए बी सी। ये एक सवाल नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये 3 सवाल अपने अंदर रखा हुआ है, ए बी और सी। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पिक्चर को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इस पिक्चर को बना रहे हैं। तो इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक क्यू है, ठीक है, Q1, और एक दूसरा है Q2। ठीक, इस पिक्चर में ये हमारा पिक्चर रहा। कह रहा है इस बिंदु को ए मानने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है इसको ए मानिए, ये दूरी 0.05 है, ये दूरी भी 0.05 है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 0.05 मीटर, और ये दूरी भी हो जाएगी 0.05 मीटर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाइए। आराम से निकाल के दिखा देंगे, देखो कैसे निकाल के दिखा देंगे, देखो कैसे। ये प्लस है, Q1 वाला प्लस है, ये प्लस इसको धक्का देगा, कितना से धक्का देगा, तो E1 से धक्का देगा। ठीक है, अब E1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो E1 का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा पढ़ा देता हूँ कि मॉड के अंदर Q1, क्योंकि ये पहले आवेश के द्वारा है ये, और बट्टा बीच की दूरी कितनी है 0.05, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/100,
तो होल स्क्वायर, दूरी का होल स्क्वायर। आप बताइए, तो E1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के का मान कितना है, के का मान कितना है, तो के का मान होता है 9 × 10⁻⁹, और इसका मान होता है 10⁻−8, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्टेंस, तो इसको भाग दो तो 25, और बट्टा ये कितना हो जाएगा, 10⁻4, 2 है 4 हो जाएगा। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बेसिक सा बात है, 9/25 गुने, इसमें से एगो सुनना जाएगा तो एगो बच जाएगा, 8 को में से 9 को जाएगा, एगो बच जाएगा, और 4 गो ऊपर जाएगा तो 5 गो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 सुनना इसको दे दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 2 सुनना मैंने इसको दे दिया E1 बराबर, तो ये हो जाएगा 900/25, ठीक है। और गुने 10 कितना हो जाएगा, 3। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 चौका 36, तो ये अप्रोक्सीमेट 36 बार में कट जाएगा, 10⁻3। थोड़ा और ठीक से लिखिएगा, तो 3.6 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 1 दशमलव खसकाइएगा, 3.6 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ये एक का आया, ठीक है। अब बारी है दूसरे की, तो दूसरा वाला माइनस है, तो ये माइनस भी इसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस अगर धक्का देता है तो माइनस खींचता है, तो ये खींचेगा। तो E2 का मान कितना आएगा, तो ये किसके द्वारा लगा है, दूसरे वाले चार्ज के द्वारा, तो E2 का मान आ जाएगा फिर से वही K Q2, लेकिन ये मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर तो माइनस भी प्लस बन जाएगा, और दूरी तो सेम ही है इसका, 5/100 का होल स्क्वायर। तो आपको नहीं लग रहा है जब सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल पहले वाले से मैच कर रही है, तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कि E2 का मान भी इतना ही आएगा, 10⁻4 न्यूटन पर किलो, ओके। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये केवल पहले वाले ने कितना लगाया, दूसरे वाले ने कितना लगाया, अब इस दोनों को जोड़ना बाकी है, क्योंकि अगर हमको टोटल निकालना है, कुल निकालना है, यहाँ पर कुल निकालना है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलेगा कि जब दोनों को आप सदिश रूप से जोड़ दीजिए, इसी को तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जो आज पढ़ाए हैं, कि एक बिंदु पर जितने भी वैद्युत क्षेत्र लग रहे हैं उसको आप सदिश रूप से जोड़ दिए, तो मैंने जोड़ दिया। और दो सदिश का यदि हमको परिमाण निकालना है, तो उसका तरीका होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा इंटू कॉस थीटा, पर यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो दोनों एक ही तरफ लग रहा है, तो एक ही तरफ लगेगा तो 0 डिग्री होगा। तो आपको नहीं लग रहा है ये कुछ ऐसा आ गया है, प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो सीधे E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। और आपको अच्छे से पता है कि दोनों का वैल्यू एक जैसा आया है, जितना इसका है उतना ही इसका है, तो दोनों को एक जैसे वैल्यू को जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.2, ठीक है। 7.2 10⁻, कितना हो जाएगा 4, है ना, न्यूटन पर कूलम, आ गया हमारा आंसर। तो ये मैंने वैद्युत क्षेत्र किस पॉइंट पे निकाला, ए पॉइंट पर, ठीक है। कितना सिंपल है, एक सवाल मैंने बना लिया। दूसरे सवाल में कह रहा है कि भाई साहब ए पॉइंट पर तो आपने निकाल दिया, आप बी पॉइंट पे निकाल के दिखाइए, तो बी पॉइंट इस जगह पर है, ठीक है। तो अब मैं बी पॉइंट पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, तो अब हमको निकालना है बी पॉइंट पर, तो देखिएगा बी पॉइंट यहाँ से कुछ दूरी पर है, ठीक, और ये जो दूरी है वो है 0.05, ठीक है, ओके। तो अब हमको बताइए, तो ये पहला वाला प्लस है तो इसको धक्का देगा, E1, तो E1 का मान बी वाले पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर, तो देखिए, तो बी वाले पॉइंट पर E1 का मान होगा K इंटू क्यू, अब बट्टे दूरी कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आपको नहीं लग रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से, तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया उसका कई बार यूज आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है 3.6 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा अब E2,
क्योंकि ये वाला इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, कितना से, E2 से। ठीक है, तो अब जरा देखिए तो E2 बराबर कितना होगा, K चार्ज Q2 मॉड के अंदर अब बट्टा बीच की दूरी, तो 0.05 0.05 0.05 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 ओके का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सही से कैलकुलेट करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 9 गुने 10 की पावर 9 10 की पावर -8, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस भी प्लस बन जाता है, पर पावर को प्लस मत कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9/225, 15 का, और 10 के पावर क्या है 4, तो 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा, तो ये 10 के पावर 9 में से 8 गया तो 10 के पावर 1, और 4 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 5। ठीक है, तो हमको फिर से यहाँ पर 2 शून्य देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक ही शून्य देना चाहिए, क्योंकि दशमलव में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 4 हम लोगों ने पावर लिया हुआ है। ठीक है, तो एक शून्य दे देंगे तो 225, और गुने 10 के पावर कितने हो जाएंगे 4 न्यूटन पर कूलम। अब इसको काट के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा कट करना है। ये आ जाएंगे 0.4 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको काट देंगे तो हम लोगों ने यहाँ E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है, अब हमको इस दोनों को मैंने वैल्यू निकाला, तो क्या हमारा फाइनल आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे अभी दो डिफरेंट डिफरेंट निकाला है, अभी इसको जोड़ना बाकी है। तो क्योंकि इसकी जोड़ वेक्टर के तरीके से होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो वेक्टर का अगर जोड़ निकालना तो आप ऐसे निकालोगे, E बराबर पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, और अगर इसके मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपल तरीका है, रूट अंडर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, और कॉस 180 डिग्री। क्यों 180? क्योंकि दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो 180, सेम रहता तो 0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, और कॉस 180 का मान -1। तो आपको नहीं लग रहा है, ये आ जाएगा पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, -2 गुने पहला गुने दूसरा। और आपको नहीं लग रहा है ये रूट अंडर E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्क्वायर से रूट हट जाएगा, E1 माइनस E2। तो बताइए E1 का मान कितना निकाले हुए, 3.6, 10 के पावर 4 माइनस इसका कितना है 0.4, 10 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे 10 के पावर 4, तो ये आ जाएगा 3.2 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। ये किस पर आया, बी पॉइंट पर। तो हम लोगों ने ए पॉइंट पे निकाल लिया, बी पॉइंट पे निकाल लिया, अब क्वेश्चन में सी पॉइंट पे निकालने के लिए कह रहा है। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, थोड़ा लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा तो अच्छा होना ही चाहिए क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हमें सी दे दिया है। ठीक है, कह रहा है ये सी पॉइंट है, ये लीजिए सी, और इसकी दूरी हमें दे दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो दी गई है हमें 0.1 मीटर 0.1 मीटर, तो हमको सी पॉइंट पर निकालना है। तो देखिएगा पहले बच्चों, इस सी पॉइंट पर प्लस वाला, ये Q1 वाला प्लस है तो इसको धक्का देगा कितना से, E1 से। कितना से धक्का देगा, E1 से। तो चलिए मैं जरा सा इस सवाल को यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक, तो बताइए E1 का मान कितना होगा, तो E1 का मान होगा K Q मॉड के अंदर, अब बट्टा बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1 मीटर है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। इसको लिख सकता है 1/10 का होल स्क्वायर। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुने 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू 10 के पावर -8, और इसका वैल्यू 1/100। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 9 गुने 10 के पावर 8, 9 में से 8 गया तो 1, और 2 पहले से ऊपर चला आएगा, तो कितना बच जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो 9 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा
इसका भी चार्ज सेम है, लेकिन ये खींचेगा धक्का के बजाय। क्यों खींचेगा? क्योंकि ये माइनस है, लेकिन दूरी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो जितना मान E1 का आया है उतने मान E2 का भी आएगा। तो दोनों का मान सेम आ गया, तो इसको भी E मान लेते हैं और इसको भी E मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं तो उसको सदिश रूप से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, किस रूप से जोड़ना पड़ेगा? सदिश रूप से। तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कुल कितना होगा? तो E1 प्लस E2। ठीक है, तो अगर मैं ई कुल की बात करूं तो कितना होगा? रूट अंडर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुने पहला गुने दूसरा कॉस कितना डिग्री? तो देखो ये 60, क्योंकि सब एक जैसा है, जब सारे के साइड से सारे के एंगल है जैसे 60 60, ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा 180 है और ये 60 है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 180, ये 60, तो ये बच गया कितना? 120 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो आप बताइए तो बुआ यहाँ पर ई कुल का मान कितना निकालेंगे हम? रूट अंडर E1 के स्क्वायर को ई बोलेंगे क्योंकि इसका वैल्यू ही है, इसको भी बोलेंगे 2 गुने पहला गुने दूसरा, और कॉस कितना डिग्री? 120, तो 120 को कितना बोलेंगे बुआ हम लोग? कॉस 120 का मान होता है 1/2 माइनस में, तो 2 से 2 कट गया और ये ई स्क्वायर आ गया माइनस में, तो 2e² में से माइनस E² हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा बुआ? E²। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? ई, और ई का मान कितना निकाले हुए हैं? 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इतने अच्छे सवाल हमने बनाए आपको एनसीईआरटी के, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल मैंने आपको बना के दे दिए, बाकी प्रैक्टिस करना तो आपका काम है। इसी पर एनसीईआरटी का एक सवाल और है, लेकिन उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 आवेश, एक माइनस और एक प्लस दिया हुआ है, बीच में निकाल के दिखाइए। तो एक सवाल ये वाला तो बनाए ही हुए, इसको बना डालिएगा, तो वही सवाल एनसीईआरटी में एक पार्ट दिया हुआ है, यहाँ 3 पार्ट है, वहाँ एक पार्ट दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है एक पार्ट? तो देखिए बच्चे लोग, अब आ गया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको पढ़ाना है आपको इस अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ देखिए यही सवाल है। सवाल देखिए, 2 आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। ठीक है, तो मान के चलिए एक यहाँ पर क्यू ए है और एक यहाँ पर क्यू बी है, और कह रहा है इसकी बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। आधा आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये प्लस है, ये माइनस है। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु पर इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो प्लस धक्का देगा, माइनस खींचेगा। बिल्कुल ये वाला जो है, बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं? देखिए तो यही वाला। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इसको बना लीजिएगा, और एक बार आप वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी नंबर में, अगर आवेश इतना है तो बल कितना लग रहा होगा? तो आपको पता है ना, ई का फॉर्मूला होता है F/Q। तो F बराबर क्या होगा? Q × E। Q का मान यहाँ दिया हुआ है, ई का मान आप यहाँ से निकालिए लिए हुए रख दीजिएगा, और F का मान बना लीजिएगा। बस इतना सिंपल ही तो है। तो चलिए आप लोग वैद्युत आवेश पर, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी, न्यूमेरिकल भी था, तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश खत्म करते हैं। कल हम लोग चालू करेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है प्यारे, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।